हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 23 मई की क्लास। टाइटल है सॉलिडेरिटी फॉर पीस। सॉलिडेरिटी क्या होता है पहले ये समझ लें। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है यूनिटी, या फिर आप इसे कहेंगे अग्रीमेंट भी कह सकते हो, सहमति को भी कह सकते हैं, ठीक है। एकता कह सकते हैं, एकजुटता कह सकते हैं। फिर पीस शांति के लिए। फॉर प्रेपोजिशन है, पीस है नाउन, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, तो ये नाउन है यहाँ पे। सॉलिडेरिटी भी नाउन है क्योंकि टी वाई एंडिंग वर्ड दे रखा है। टी वाई एंडिंग वर्ड जनरली नाउन होते हैं, जैसे ब्यूटी होता है या फिर ऑनेस्टी होता है, ये सब नाउन होता है। सो सॉलिडेरिटी फॉर पीस का मतलब है एकजुटता। किसके लिए? पीस के लिए, शांति के लिए। ये G7 सम्मेलन के बारे में एडिटोरियल है। G7 राष्ट्र जो इकट्ठा हुए हैं, किस उद्देश्य को लेकर इकट्ठा हुए हैं, क्या ये मतलब इन्होंने डिस्कस किया है, क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसकी चर्चा हम करेंगे। इसका PDF और इसकी जो वोकैबुलरी है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। आशीष क्लासेस के नाम से चैनल है, वहाँ पर आपको इसका PDF अलॉन्ग विद वोकैबुलरी उपलब्ध हो जाएगा। By holding the meeting of the G7 or the so-called group of the world's most industrialized nations in Hiroshima, तो हिरोशिमा में जो एक मीटिंग आयोजित करके, मीटिंग किसकी? G7 की कह दो, या फिर तथाकथित जो ग्रुप है विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक राष्ट्रों का, एक ही बात है। तो बाई होल्डिंग, होल्ड करके, बाई प्रेपोजिशन है तो आगे ING लगना स्वाभाविक है। प्रेपोजिशन के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट लगता है, क्रिया को ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका यही है कि आप ING लगाएं। तो मीटिंग को आयोजित करके, मीटिंग किसकी है? G7 की। या फिर कहें सो कोल्ड का मतलब होता है परपर्टेड, तथाकथित, इसे आप परपर्टेड भी कह सकते हैं। या फिर तथाकथित एक ऐसा ग्रुप है जो कि विश्व के सबसे बड़े, सबसे जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, औद्योगिक राष्ट्र हैं, उनका ग्रुप है। कहाँ पे ये आयोजित की? हिरोशिमा से। हिरोशिमा में आयोजित की गई है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा, अब ये सब्जेक्ट हो गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए आ रहा है। तो किशिदा जो हैं, जो बिलोंग करते हैं कहाँ से? इसी शहर से, हिरोशिमा से। वो चाहते थे, अब किशिदा की वर्ब जो है वांटेड है, ये रिलेटिव प्रोनाउन था, ये इसको कनेक्ट कर रहा था, इसकी वर्ब बिलोंग्स है। ये चाहते थे टू सेंड आउट ए मैसेज, एक मैसेज देना। किसको? किसका मैसेज? ग्लोबल सॉलिडेरिटी का, वैश्विक एकता का। किसके लिए? शांति के लिए, ठीक है। तो आयोजित करके, क्या आयोजित करके? G7 राष्ट्रों की मीटिंग, या फिर कहें कि जो सबसे बड़े औद्योगिक राष्ट्र हैं विश्व के, उनकी मीटिंग, उनका समूह हिरोशिमा में आयोजित किया। जापानीज प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्रधानमंत्री, नाम है किशिदा, ये बिलोंग करते हैं इसी शहर से, ये हिरोशिमा के ही रहने वाले हैं। बिलोंग के साथ टू लगेगा। अब ये किशिदा की वह वांटेड है, ये चाहते थे सेंड आउट अ मैसेज, एक संदेश देना। संदेश किसका है? ग्लोबल सॉलिडेरिटी का, वैश्विक एकता का। किसके लिए संदेश देना चाहते थे? पीस के लिए, शांति के लिए। इन एडिशन टू द सिंबॉलिज्म, इन एडिशन टू का मतलब होता है बिसाइड्स। इसकी जगह पे आप बिसाइड्स भी लिख सकते थे, इसका मतलब होगा के अतिरिक्त। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है वैसे। तो किसके अतिरिक्त? सिंबोलिज्म, प्रतीकवाद। प्रतीकवाद किसका? कि ब्रिंगिंग लीडर्स ऑफ ऑल G7 मेंबर्स विद द EU लीडरशिप, कि G7 मेंबर्स जो भी हैं उनके नेताओं को और EU लीडरशिप, जो यूरोपियन यूनियन का नेतृत्व है, उनको ये लेकर आ गए। कहाँ पर? पीस मेमोरियल फॉर द विक्टिम्स ऑफ द 1945 एटॉमिक बॉम्बिंग। 1945 में हिरोशिमा में जहाँ परमाणु बम गिराए गए थे, उनके जो शिकार रहे थे, उनके लिए एक शांति स्मारक बना हुआ है, वहाँ पर ये लेकर आ गए। तो इस प्रतीकवाद, भाई बहुत बड़ा महत्व है कि देखो हमारे साथ G7 राष्ट्र के सारे, G7 जो ग्रुपिंग है उसके सारे राष्ट्र के लीडर्स खड़े हैं, EU की लीडरशिप हमारे साथ है, ये यहाँ लेकर आ गए। तो इस प्रतीकवाद के अलावा द ग्रुपिंग हो गया G7, ये जो ग्रुप है, इशूड, इसने जारी किया, ये इसकी वर्ब हो गई। क्या जारी किया? अ स्पेशल हिरोशिमा विजन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जारी किया, हिरोशिमा विजन स्टेटमेंट, कि हिरोशिमा का विजन क्या कहता है, हिरोशिमा क्या सोचता है ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, किस तरफ? जो परमाणुविक हथियार हैं उनके निरस्त्रीकरण की तरफ, निशस्त्रीकरण की तरफ, कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ जाना है, न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ना है, इस तरफ। फिर समझिएगा, इन एडिशन टू का मतलब के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त? सिंबोलिज्म के अतिरिक्त। जिन वर्ड्स के एंड में ISM आता है वो सब नाउन होते हैं, द डिटर्मिनर लगा हुआ है, इसलिए भी ये नाउन है। तो सिंबोलिज्म के अतिरिक्त, सिंबोलिज्म क्या है? कि सभी नेताओं को, G7 के सदस्यों के सभी नेता जो हैं उनको और EU लीडरशिप को ये लेकर आ गए थे इस शांति स्मारक, जो शांति स्मारक बना था एटॉमिक बॉम्बिंग जो 1945 में हुई थी उनके पीड़ितों के लिए, ठीक है।
ये शांति स्मारक उनके लिए बना था, तो इस शांति स्मारक पर ये लेकर आ गए इन सभी को। इसके प्रतीकवाद के अलावा, प्रतीक तो था ही, एक सिंबल तो एक सिंबॉलिक एक कहें कि संदेश तो है ही पूरी दुनिया को। इसी के साथ ये जो ग्रुप है इसने जारी किया एक विशेष विजन, और विजन किसको लेकर था? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर, कि परमाणविक हथियारों को छोड़ दिया जाए, ये विजन। आगे देखिए, आगे कहना चाह रहा था समिट्स इंपॉर्टेंस। समिट की जो इंपॉर्टेंस है, समिट हो गया सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? ये G7 की जो मीटिंग है उसी की बात ही है। इसकी इंपॉर्टेंस, इसका महत्व है, वॉज अंडरलाइंड, इसको रेखांकित किया गया, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। किसके द्वारा? इस फैक्ट के द्वारा। फैक्ट क्या है? दैट द यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन, की यूएस के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन जो है, ओनली द सेकंड सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये दूसरे ऐसे पदस्थ राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जिन्होंने इस शहर का भ्रमण किया है। मेड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अटेंडिंग द समिट, इन्होंने भी, मतलब इनका मीटिंग को ज्वाइन करना, इस समिट को अटेंड करना, ये अपने आप में खास रहा। तो समिट की इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन किया गया कि समिट का क्या महत्व है, इस सम्मेलन का क्या महत्व है, इस महत्व को रेखांकित किया गया। पैसिव स्ट्रक्चर है वोज के साथ थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा? इस फैक्ट के द्वारा। फैक्ट क्या है? कि यूएस के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन। देखिए, अगर यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन कॉमा लगा हुआ नहीं होता तो यहां पे आपको द नहीं मिलता, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर से पहले, गवर्नर से पहले, चीफ मिनिस्टर से पहले, प्रेसिडेंट से पहले हम द तभी लगा सकते हैं जब उसका नाम नहीं दे रखा हो जो व्यक्ति उस पोस्ट पे बना हुआ है। लेकिन अगर आपने द लगाया है तो उस व्यक्ति का नाम वहां पे नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों सी बातें हैं कि कॉमा लगा रखा है, कॉमा लगा रखा है तो फिर द यूएस प्रेसिडेंट पॉसिबल है। अगर कॉमा यहाँ नहीं होता तो फिर यूएस प्रेसिडेंट लिखा जाना था, द यूएस प्रेसिडेंट नहीं लिखा जाना था। तो यहाँ पे रेखांकित इस बात से होता है, इसका महत्व है कि जोसेफ बाइडेन जो है वो दूसरे सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिन्होंने इस शहर का भ्रमण किया, ठीक है। और ये जो जोसेफ बाइडेन है, मेड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अटेंडिंग द समिट, मतलब इनका ज्वाइन करना जो है, इसने एक खास, मतलब कहें एक पर्टिकुलर पॉइंट बना दिया, एक विशेष बिंदु, मतलब एक प्रकार से एक विशेष बात यहाँ पे रही कि इन्होंने ज्वाइन किया इस मीटिंग को। एक काम की बात यहाँ पे ये है कि विजिट के बारे में लिखेंगे आप कि विजिट अगर नाउन होता है तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब विजिट वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो हम विजिट के साथ में विजिट जब नाउन होता है तो उसके साथ में हम टू लगाते हैं, लेकिन विजिट जब वर्ब होती है तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, सीधा ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ये होती है, ठीक है। विजिट एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, विजिट के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सरप्राइज अराइवल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो भी वहां पे अचानक से पहुंच गए। इस चीज ने भी क्या किया? एनहांस किया मैसेज को, एक संदेश को बल दिया। क्या, कैसे करके? बाय टर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन, इन्होंने पूरा का पूरा ध्यान खींच लिया। स्पॉटलाइट टर्न करने का मतलब है, इन्होंने, स्पॉटलाइट होती है आकर्षण का केंद्र, फोकस का बिंदु, तो यहां पे इन्होंने ध्यान खींच लिया किस पर? रशिया का जो इन्वेजन है, रशिया ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, इसकी भयावता की तरफ, इसके हॉरर्स की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैंने कहा था, देखिए यहाँ प्राइम मिनिस्टर अकेला होता, शब्द तो यहाँ पे द लगता, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम जुड़ा हुआ है तो इसलिए द नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट है, क्या कि क्राइसिस वॉज, की जो संकट था, कौन सा? यूक्रेन और रशिया वाला, ये संकट वॉज वन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये मानवता का संकट था। वॉज सिग्निफिकेंट, तो ये स्टेटमेंट भी क्या था? सिग्निफिकेंट था, महत्वपूर्ण था। फिर समझिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सरप्राइज अराइवल, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक आश्चर्यजनक तरीके से वहां पे पहुंच जाना। ऑल्सो है वो मैन वर्ब से पहले आता है, तो ये ऑल्सो मैन वर्ब से पहले आ रहा है। इसने भी क्या कर दिया? मैसेज को एनहांस किया, बल दिया। कैसे करके? स्पॉटलाइट को टर्न करके, पूरे ध्यान को, पूरे आकर्षण जो बिंदु था वहाँ पे जो चर्चा चल रही थी, उन सारी चर्चाओं को अलग रुख दे दिया, अलग दिशा दे दी। और वो दिशा ये थी कि रशिया के इन्वेजन की जो हॉरर्स हैं, जो भयावता है, उस तरफ ध्यान आकर्षित किया। तो ये भी एक रेखांकित करने वाला बिंदु रहा इस समिट का। और एक बात ये रही कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो संकट था यूक्रेन रशिया वाला, ये ह्यूमैनिटी का संकट था, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट था। सब्जेक्ट वर्ब की अगर बात करें, सरप्राइज अराइवल की वर्ब है वो है एनहांस्ड, और यहाँ पे स्टेटमेंट है उसकी वर्ब है वॉज, और क्राइसिस की वर्ब है वॉज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर कह रहा है G7 मेंबर्स इशूड ए सेपरेट स्टेटमेंट। G7 के जो सदस्य हैं उन्होंने जारी किया क्या? एक अलग से स्टेटमेंट। किस चीज को लेकर? यूक्रेन को लेकर। हिटिंग क्या करते हुए? रशिया पर और ज्यादा सैंक्शंस लगाते हुए। सैंक्शन का मतलब नोट कर लें आप,
सैंक्शन का मतलब होता है एम्बार्गो या फिर कहेंगे बैन। प्रतिबंध को बोलते हैं क्या? सैंक्शन। तो G7 मेंबर्स ने जारी किया क्या? एक अलग से ज्ञापन। किस पर? यूक्रेन को लेकर। क्या करते हुए? रशिया पर और अधिक प्रतिबंध लगाते हुए। ठीक है, बट फेल्ड, लेकिन G7 मेंबर्स असफल रहे किस चीज में? हाईलाइट करने में, दर्शाने में। क्या? अपात, एक रास्ता। रास्ता किस तरफ? बातचीत की तरफ, डायलॉग की तरफ और वॉर को खत्म करने की तरफ। तो इन्होंने ये तो कहा कि भाई इन्होंने यूक्रेन पर एक अलग से स्टेटमेंट तो दिया, रशिया पर स्टेटमेंट तो दिया और रशिया पर और अधिक प्रतिबंध भी लगा दिए, लेकिन यहाँ पे ये असफल रहे कि ये रास्ता नहीं सुझा पाए कि बातचीत का रास्ता क्या हो या फिर युद्ध को खत्म कैसे किया जाए। G7 मेंबर्स की वर्ब है वो है इश्यूड। सैंक्शंस है, इसका मतलब है एम्बार्गो या बैन, प्रतिबंध। ठीक है, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। आगे देखें, डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। बहुत बार हमारा डिस्कशन हुआ इस बिंदु पर कि डिस्पाइट जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है और डिस्पाइट के बराबर आप रख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के बराबर क्या रखा जा सकता है? इन स्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट द इन्विटेशन ऑफ कंट्रीज सच एज इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया एंड वियतनाम विद द लेस ब्लैक एंड व्हाइट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ब्लैक एंड व्हाइट व्यू का मतलब होता है एक सिंपल दृष्टिकोण जिनका एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग की साफ साफ दिखता है। लेस का मतलब कम हो गया। तो इसके बावजूद की इन्विटेशन ऑफ कंट्रीज, मतलब कुछ कंट्रीज का इन्विटेशन, जैसे कि भारत है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, और इनका जो आमंत्रण रहा वो विश्व के एक प्रकार से लेस ब्लैक एंड वाइट व्यू रहा, मतलब थोड़ा सा कम सिंपल रहा। ठीक है, और मिस्टर किशिदा जो है उन्होंने क्या किया? पर्टिनेंट रेफरेंसेस दिए। पर्टिनेंट का मतलब होता है लॉजिकल या रिलेटेड, तर्क संगत जो हैं, जो किसी चीज़ से संबंधित हैं। इररेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट कहा जा सकता है, प्रासंगिक। रेफरेंसेस का मतलब मेंशन किया है, जिक्र किया है, और उन्होंने इशारा किया, कुछ संबंधित जिक्र किया किसका? व्यूज ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ होता है जो गरीब देश हैं, जैसे लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, पिछड़े हुए देश हैं, उनकी बात कर रहे हैं। द समिट स्टेटमेंट्स, जो इस सम्मेलन के स्टेटमेंट्स रहे, रिफ्लेक्टेड, इन्होंने शो किया। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना। अ मच मोर पोलराइज्ड व्यू, एक बहुत ज़्यादा, क्या? पोलराइज्ड का मतलब बांटने वाला, ध्रुवीकरण करने वाला व्यू, दृष्टिकोण किसका? दुनिया का। दैट ऑफ G7 मेंबर्स अलोन, और ऐसा दृष्टिकोण केवल किसका था? G7 मेंबर्स का ही था केवल। एक बार फिर समझिए, इस चीज़ के बावजूद कि भाई इन देशों को इनवाइट किया गया और ये विश्व का मतलब एक प्रकार से लेस ब्लैक एंड वाइट व्यू रहा, और मिस्टर किशिदा के द्वारा यहाँ पे कुछ जिक्र किया गया, ग्लोबल साउथ के व्यूज़ की तरफ इशारा किया गया, रेफरेंस के साथ टू लगता है, तो इन्होंने जिक्र किया ग्लोबल साउथ जो देश हैं उनके व्यूज़ की तरफ। इनके बावजूद जो समिट का स्टेटमेंट्स रहे, जो भी शिखर सम्मेलन ये हुआ G7 वाला, इसके जो स्टेटमेंट्स रहे उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे विश्व का एक अलग ही प्रकार का क्या है, एक दृष्टिकोण ये रखते हैं, एक पोलराइज्ड व्यू है, ध्रुवीकरण लाने वाला व्यू है, और वो व्यू किसका है? केवल G7 मेंबर्स का ही है, और देश ऐसा नहीं सोचते हैं, ये इसका मतलब है। स्टेटमेंट्स की वर्ब है वो रिफ्लेक्टेड है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये इसकी वर्ब हो गई। इसके बाद देखिए, इफ द G7 ग्रुपिंग विशेस टू ब्रॉडेन इट्स प्रिज्म। ब्रॉडेन इट्स प्रिज्म का मतलब होता है अपना दृष्टिकोण व्यापक करना, अपना सोचने का नजरिया थोड़ा बड़े स्तर पे लेके जाना। तो यदि G7 जो ग्रुप है, जो समूह है, इसको अपना नजरिया व्यापक करना है, इट मस्ट रिकॉग्नाइज, तो इट आ रहा है इस ग्रुपिंग के लिए, तो इसको जरूर से जरूर क्या करना चाहिए? पहचानना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए दैट इट इज ग्रोसली अनरिप्रेजेंटेटिव। क्या? कि अभी भी ये पूरी तरीके से, ग्रोसली का मतलब वेरी कह सकते हो या ऑब्वियसली कह सकते हो, ये स्पष्ट रूप से क्या है? ये स्पष्ट रूप से अनरिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड टुडे, अभी भी, मतलब ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है दुनिया का, ये अभी भी अनरिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो G7 ग्रुपिंग अगर इच्छा रखता है, ये इसकी वर्ब हो गई, क्या? अपने नज़रिए में व्यापक बढ़ाने, मतलब अपने नज़रिए को विस्तार देने का इसकी इच्छा अगर है, तो इसको ये पहचानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। मस्ट किसके लिए आता है? ऑब्लिगेशन के लिए, बाध्यता के लिए। ठीक है, तो इसको ये जानना पड़ेगा कि अभी भी ये पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से अनरिप्रेजेंटेटिव है। वाइल मेंबर्स टुगेदर रिप्रेजेंट मोर देन हाफ द वर्ल्ड नेट वेल्थ। अब कह रहा है यद्यपि, ये वाइल जो है वो दो विरोधाभासी क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है, जिसका मतलब है कि यद्यपि जो सदस्य हैं
वो कुल मिलाकर साथ में रिप्रेजेंट करते हैं लगभग आधे से अधिक दुनिया की पूरी जो दौलत है, उनमें से आधे से अधिक इन 7 मेंबर्स के पास है। G7 जो है वो अकाउंट फोर का मतलब होता है फॉर्म टोटल ऑफ समथिंग, फॉर्म टोटल ऑफ समथिंग मतलब कुल भाग मिलकर बनाता है, या फिर टू बी, ठीक है। और ये जो G7 मेंबर हैं ये लगभग विश्व की जीडीपी का 1/3 से थोड़ा सा कम है, लेस देन है, एंड जस्ट ओवर 1/10 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और विश्व की जो जनसंख्या है उसका 1/10 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये कहना चाह रहा है कि G7 का क्या महत्व है, G7 कितनी चीज़ों को कवर करता है। तो कह रहा है कि G7 जो है, अगर यह जो मेंबर्स हैं उनको साथ में मिला लिया जाए तो विश्व के सबसे बड़े, मतलब कहें कि नेट वेल्थ जो है, पूरी धन दौलत जो है, उसका तो तुम्हारे पास है आधे से अधिक। फिर भी अब ये तो हो गई पॉजिटिव बात, तो वाइल 2 क्लॉजेस को जोड़ता है तो एक क्लॉज तो ये हो गया कि विश्व की पूरी धन दौलत जो है उसका आधे से अधिक कवर करता है G7 मेंबर्स। लेकिन G7 जो है वो विश्व की जीडीपी का 1/3 से कम है और विश्व की जनसंख्या का 1/10 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब देखें तो मेंबर्स की वर्ब है वो रिप्रेजेंट है, G7 की वर्ब है वो अकाउंट्स फॉर है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है फॉर्म टोटल ऑफ समथिंग, मतलब कुल भाग बनाना या फिर टू बी होना। फिर कह रहा है अपार्ट फ्रॉम जापान, जापान के अलावा G7 मेंबरशिप कंप्राइजेज, G7 सदस्य देश जो हैं वो कंप्राइज करते हैं या मिलकर बनाते हैं। कंप्राइज के बारे में बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्राइज बराबर होता है कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज के बराबर रखते हैं किसको, कंसिस्ट ऑफ को। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब ये समझिए कि कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं लगाना है, कंसिस्ट में ऑफ लगाना है, कंप्राइज में ऑफ नहीं लगाना है, याद रखिए इस बात को। अगर आप कंप्राइज में ऑफ लगाना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होनी चाहिए, बी कंप्राइज्ड ऑफ। अगर आप कंप्राइज में ऑफ लगाना चाहते हैं तो ये बी के साथ कंप्राइज्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जापान, जापान के अलावा G7 सदस्य जो हैं वो मिलकर बनाते हैं क्या, इसेंशियली यूरो अमेरिकन वर्ल्ड व्यू। मतलब आवश्यक रूप से जापान तो ऐसा नहीं, बाकी पूरे जो देश हैं वो सारे के सारों का दृष्टिकोण कैसा है, वो पूरा का पूरा यूरो अमेरिकन वर्ल्ड व्यू है। मतलब यूरोप और अमेरिका मिलकर ही उस दृष्टि, मतलब पूरे विश्व के दृष्टिकोण को डिसाइड करते हैं। एंड इज नॉट डिस्कसिंग एक्सपेंडिंग दैट व्यू सून, और ये डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं कि ये दृष्टिकोण इनको एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है निकट भविष्य में, ऐसी इनकी चर्चा भी नहीं है। तो G7 मेंबरशिप की वर्ब है वो कंप्राइजेज है, अपार्ट के साथ फ्रॉम लगता है, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है से अलग, ठीक है, से हटकर। और डिस्कस के बारे में याद रखिए कि डिस्कस एक वर्ब के रूप में जब आता है तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि डिस्कस है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। डिस्कस कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव, इसके साथ हम प्रेपोजिशन ऐड नहीं करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है इट हैज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड, इट यहाँ पे G7 के लिए है, तो G7 वास्तव में क्या हुआ है, संकुचित हुआ है, या फिर कहें कि दृष्टिकोण जो है, ये जो व्यू है वो संकुचित हुआ है। किसके बाद, जब इसने एक्सपेल किया, एक्सपेल का मतलब होता है आउस्ट, बाहर निकालना, इट आ रहा G7 के लिए, जब G7 ने रशिया को निकाल दिया। किस चीज़ को लेकर, इसके एनेक्सेशन। एनेक्स क्या होता है, एनेक्स का मतलब होता है टेक ओवर करना, अधिग्रहित करना, या फिर एनेक्स का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, जब्त करना, जबरदस्ती कोई चीज को हथिया लेना। एक्सप्रोप्रिएट भी होता है, एक्सप्रोप्रिएट, जब्त करने को बोलते हैं क्या, एनेक्स। एनेक्स का मतलब होता है हथियाना। तो वास्तव में इसका जो दृष्टिकोण है G7 का वो संकुचित हुआ है। किसके बाद, जब रशिया को इसने बाहर निकाल दिया था। किस चीज को लेकर, कुछ एरियाज थे जॉर्जिया के, 2008 में इसको इसने अपने अंदर ले लिया था, विलय कर लिया था इसको लेकर, और उसके बाद क्रीमिया को 2014 के अंदर अधिग्रहित कर लिया। इसके बाद इसको हटा दिया था G7 ने। इट इज़ ऑल्सो हार्ड, ये भी मुश्किल है, इज के बाद ऑल्सो है, तो याद रखिए कि ऑल्सो है वो मैन वर्ब से पहले आता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब अगर दे रखी है इज एम आर वॉज वर तो उसके बाद में आता है। तो इट इज़ ऑल्सो हार्ड टू जस्टिफाई, ये मुश्किल है जस्टिफाई करना, ये सही ठहराना, एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग कि एक आर्थिक एक समूह that does not include some of the world's largest economies, जो कि विश्व के सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज है उनको शामिल नहीं करता है, चाइना और भारत उदाहरण दिया गया है, या फिर सबसे तेज
बढ़ती हुई जीडीपीज को शामिल नहीं करता है, या फिर यूँ कहें कि बिगेस्ट ग्लोबल एनर्जी प्रोवाइडर, जो विश्व के सबसे बड़े एनर्जी प्रोवाइडर हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले देश हैं, उनको शामिल नहीं करता है, तो ये चीज़ जो है ये एक प्रकार से क्या है, जस्टिफाई नहीं होती है। तो ये बड़ा मुश्किल है जस्टिफाई करना, सही ठहराना कि एक आर्थिक ग्रुप है G7, फिर भी ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या विश्व के सबसे तेज बढ़ती हुई जीडीपीज या विश्व के सबसे ज़्यादा ग्लोबल एनर्जी प्रोवाइडर्स जो हैं उनको शामिल नहीं करता है। दैट आ रहा है इस ग्रुपिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, तो इस ग्रुपिंग की वर्ब बन जाती है डज नॉट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है वाइल सम एफर्ट्स वर मेड इन हिरोशिमा, यद्यपि कुछ प्रयास किए गए, ये पैसिव हो गया, किस में, हिरोशिमा में, किस चीज़ के, पहचानने के, क्या पहचानने का, कि G7 का रोल क्या है। ठीक है, तो यद्यपि कुछ प्रयास यहाँ पे किए गए हिरोशिमा में G7 का रोल पहचानने के कि G7 का रोल क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग, एक रोल तो ये रहेगा कि G7 जो है वो फाइनेंसिंग को ट्रांसपेरेंट रखेगा, वित्त पोषण करने की जो क्रिया है उसको पारदर्शी रखेगा। डेट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कंटिन्यूटी, और कर्ज को सतत रूप से या स्थिर बना के रखेगा फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, किसके लिए, विकासशील देशों के लिए, विकासशील जो दुनिया है उसके लिए, और इन कंपनसेटिंग फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड्स कंट्रीब्यूशन, या फिर पैसा किसको देगा, कर्ज किसको देगा, इस चीज़ का भरपाई करने में। किस चीज़ की भरपाई करने में, कि जो विकसित दुनिया है उसका जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान है, विकसित दुनिया चूंकि औद्योगिक राष्ट्र हैं उनके कारण पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है, ग्रीन हाउस एमिशंस का सामना करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ के लिए कंपनसेट करने में पैसा देगा। या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन, एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, इसमें पैसा देगा। द समिट फेल्ड, ठीक है, समिट असफल रही, यद्यपि ये सब प्रयास किए गए लेकिन ये सम्मेलन है वो असफल रहा। किस चीज़ में, कि ये कोई कॉन्क्रीट मेजर्स नहीं बना पाए। कॉन्क्रीट का मतलब है एक प्रकार से बहुत ही सॉलिड कह दो या फिर ऑथेंटिक कह दो, ये वास्तविक रूप से कोई कदम नहीं बता पाए, मेजर्स नहीं उठा पाए। किस लिए, टू हेल्प डिफरे दीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। डिफरे का मतलब वैसे तो कवर करना भी होता है, डिफरे का मतलब सेटिस्फाई करना भी होता है, डिफरे का मतलब यहाँ पे पूरा करना, कंप्लीट करना भी होता है। तो यहाँ कंप्लीट मान लो, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेप नहीं बता पाए जिनसे सहायता मिले कि इन जिम्मेदारियों को कैसे पूरा किया जाए। फिर समझिए, यद्यपि कुछ प्रयास किए गए, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का। यद्यपि कुछ प्रयास किए गए, हिरोशिमा के अंदर जहां G7 मेंबर्स की बैठक चल रही थी, सम्मेलन चल रहा था, क्या करने का, कि G7 का रोल क्या है ये पहचानने का प्रयास किया गया। उदाहरण के लिए ये पहचान, मतलब ये रोल, एक रोल तो है कि फाइनेंस पारदर्शी रखना, दूसरा रोल ये है कि कर्ज देना, किसके लिए, विकासशील देशों के लिए, और कर्ज किसके लिए देना, उन लोगों, उनके लिए कि तुम भरपाई करोगे जो भी डेवलप्ड दुनिया है उसने ग्लोबल वार्मिंग में बहुत योगदान दिया है और ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस में उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए तुम उसके कंपनसेशन के लिए पैसा दोगे। तो ये इनका रोल रहेगा। फिर भी समिट फेल रही क्या करने में, कि ये ठोस यहाँ पे उपाय नहीं कर पाई, मेजर्स का मतलब स्टेप्स, यहाँ पे कुछ ठोस कदम नहीं बता पाई। किस लिए, कि इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कैसे करेगी इसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की। और फिर कह रहा है एज द स्पॉटलाइट शिफ्ट्स, अब चूंकि स्पॉटलाइट है, पूरा ध्यान है वो बदल चुका है, कहाँ जा चुका है, G20 समिट की। अब G20 समिट होनी है लेटर दिस ईयर, इस साल के बाद, मतलब इस साल में थोड़ा सा बाद में चल के, लेटर का मतलब होता है आफ्टर या समय के लिए आता है ये, इस साल थोड़ा सा बाद में दिल्ली में G20 समिट है, तो अब पूरा ध्यान वहाँ लग गया है। इट इज़ होप्ड, ऐसी आशा की जाती है, ये पैसिव हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है, कि द ग्रुपिंग विल वर्क टुवर्ड्स, कि ये जो समूह है वो काम करेगा मोर इंक्लूसिव आउटलुक, कि इनका दृष्टिकोण जो होगा वो इंक्लूसिव होगा, सभी को समावेशित करके होगा, एंड हेल्प इन बिल्डिंग ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, और क्या होगा कि ये और ज़्यादा समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव समग्र ग्लोबल वैश्विक कंसेंसस अग्रीमेंट, ये और अधिक समग्र रूप से वैश्विक जो अग्रीमेंट है उसको बिल्ड करेंगे ऑन सम ऑफ द बिगर चैलेंजेस, जो बड़े बड़े चुनौतियां हैं उन पर। द वर्ल्ड फेसेस टुडे, चुनौतियां कौन सी, जिसका पूरी दुनिया आज के दिन सामना कर रही है। स्पॉटलाइट की वर्ब है वो शिफ्ट्स है, इट की वर्ब है वो इज होप्ड है, ग्रुपिंग की वर्ब है वो विल वर्क है, और वर्ल्ड की वर्ब है वो फेसेज है। कंसेंसस का मतलब अग्रीमेंट होता है, सहमति होती है, और याद रखिएगा कि वर्ड से पहले द लगता है हमेशा। अगर दुनिया आपकी है, दुनिया किसी व्यक्ति विशेष की है तो ए लग सकता है, वरना भौगोलिक दृष्टिकोण से दुनिया की बात हम करते हैं, उस दुनिया की अगर बात है तो द का प्रयोग आप करेंगे। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।